नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की चौथी पारी का 1 साल पूरा होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंधेरा घना था, फिर भी राह निकालने की कोशिश हुई है। 1 साल पहले जब कार्यभार संभाला था तब कोरोना प्रदेश में कहर बरपा रहा था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, खजाने में पैसा नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के संबल से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, समाज के स्नेह और आत्मीयता से उन कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकालकर यहां पहुंचे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें पूरी तरह संतोष है कि उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, प्रयत्नों की परिसीमा पार की है और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 साल पहले जब कार्यकाल संभाला था, पूरे प्रदेश पे कोरोना कहर बरपा रहा था और वैसी कठिन परिस्थितियों में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबल से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से कि संकट की इस घड़ी में अपनी टीम के साथ मिलके जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंधेरा घना था, लेकिन फिर भी राह निकलने की कोशिश हुई है। शिवराज सरकार के इस कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर सेवा का संस्कार, विकास की रफ्तार, अभिनंदन भाजपा सरकार थीम पर आज से 25 मार्च तक बीजेपी आयोजन करेगी और इस दौरान बीजेपी सरकार विकास का नारियल फोड़ेगी और अपनी उपलब्धियां बताएंगी। आज से 25 मार्च तक हर मंडल में आयोजन होंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा का जनता के नाम संदेश प्रसारित होगा। वहीं कल सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जनता से मास्क लगाने की अपील करेंगे। चलिए, हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया सीधे शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहे हैं। आइए सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और आज भोपाल के 6 नंबर मार्केट में खुद मुख्यमंत्री निकले हैं। यहाँ पर लोगों से मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको अपने हाथों से मास्क भी मुख्यमंत्री के द्वारा पहनाया जा रहा है और कल से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सायरन बजाने के साथ लोगों को ये संकल्प दिलाया जाएगा कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, आईबीसी 24 भोपाल। चलिए, वो पूरी बातचीत भी आपको सुनवा देंगे। आगे बढ़ते, सीएम का जागरूकता अभियान। जी हां, लोगों को जागरूक कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। 6 नंबर मार्केट में खुद मास्क बांट रहे हैं मुख्यमंत्री। ये उस समय की तस्वीर है जब सीएम खुद भोपाल के मार्केट में निकले, 6 नंबर मार्केट पहुंचे और लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। मास्क भी बांटे, लोगों को मास्क भी पहनाया है और हिदायत के साथ रहने की अपील की है। भोपाल और इंदौर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां बीड़ा उठाया। ये तस्वीर आप देखिए कि खुद सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ खुद भी मार्केट में निकल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मास्क भी बांट रहे हैं और पहना भी रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश की सत्ता में वापसी की वर्षगांठ मना रही है। सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन प्रदेश का महाकौशल अंचल सरकार से कई सवाल पूछ रहा है। दरअसल पूर्व की कमलनाथ सरकार ने जबलपुर में करीब 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य मंजूर किए थे, लेकिन सत्ता बदलने के बाद इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जबलपुर में विकास के अब वही काम हो रहे हैं जिन्हें बीजेपी सरकार या सांसद ने मंजूरी दिलवाई थी। ऐसे में तेरे मेरे की लड़ाई में जबलपुर का नुकसान हो रहा है। विकास के नक्शे पर पिछड़ापन हमेशा से जबलपुर की दुखती रग रहा है। जनता की इसी नब्ज को थामकर हर बार यहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलती। हालांकि बीती कमलनाथ सरकार ने जबलपुर को तवज्जो दी थी और यहाँ पहली बार कैबिनेट बैठक कर करीब 2000 करोड़ के विकास कार्य मंजूर किए गए थे, लेकिन सत्ता बदलते ही ये काम ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इन कार्यों में सैटेलाइट सिटी का निर्माण, ग्वारी घाट से तिलवारा घाट के बीच
नर्मदा रिवर फ्रंट, 3 पत्ती चौक से ग्वारी घाट तक नर्मदा ग्रीन कॉरिडोर, भटौली में 50 हेक्टेयर जमीन पर टेक्सटाइल पार्क, डेयरी कॉलेज और फ्रूट प्रोसेसिंग कॉलेज, नया शास्त्री ब्रिज, तहसील चौक से अब्दुल हमीद चौक तक फ्लाईओवर, कटंगा तिराहे से रामपुर तक फ्लाईओवर, 25 करोड़ की लागत से निवाड़गंज में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स, 50 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल का उन्नयन, 120 करोड़ की लागत से ग्वारीघाट से मंगेली के बीच स्टे केबल ब्रिज, नया गांव में 100 बिस्तर का नया अस्पताल, 7 करोड़ की लागत से हनुमानताल का सौंदर्यीकरण, शहपुरा चरगवा में शासकीय कॉलेज, विजयनगर में महिला कॉलेज। हालांकि कुछ विकास कार्य करवाए भी जा रहे हैं। इनमें मदन महल से दमोह नाका के बीच प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर सहित कुछ बड़े काम शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी सांसद या बीजेपी सरकार ने मंजूरी दिलवाई थी। कमलनाथ सरकार में स्वीकृत कार्यों को बजट नहीं देने पर कांग्रेस मुखर है। माननीय कमलनाथ जी की बात करें तो उनकी सरकार ने तो कैबिनेट की बैठक जबलपुर में पहली बार इतिहास में करी और 2800 करोड़ रुपए तत्काल स्वीकृत करके ढेर सारे प्रोजेक्टों की एकदम से उन्होंने जो घोषणाएं की थी और उस पर काम भी शुरू कर दिए थे। लेकिन इस सरकार ने आते ही साथ उन कामों में ब्रेक लगा दिया। जो सरकार 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में बैठी है और 2.5 लाख करोड़ का उसका बजट है, तो वो विकास के काम कैसे करेगी, ये प्रश्न चिन्ह स्वयं शिवराज सिंह जी के ऊपर है। विकास कार्य के जितने काम थे उनके टेंडर से लेके वर्क आर्डर तक कई जगह के हो गए थे, वर्क आर्डर तक, लेकिन ये सरकार जानबूझ के रोके और ये एक बदले की राजनीति थी। बीजेपी सांसद राकेश सिंह बीती सरकार में स्वीकृत कार्यों को कागजी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार जबलपुर के लिए जरूरी हर विकास कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगी। कि विकास के काम सबके लिए होते हैं, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन जो विकास के काम हैं, जो शहर के हित के हैं, जो प्रदेश के हित के हैं, वो हों, इसमें मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार का पूरा सहयोग है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के अपने अपने तर्क और दावे हैं, लेकिन तेरे मेरे की लड़ाई और श्रेय लेने की राजनीति हमेशा से जबलपुर पर भारी पड़ती नजर आई है और आज भी कमोबेश वही हो रहा है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। इधर मध्य प्रदेश में दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अजय टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया है। उपचुनाव में अजय टंडन का मुकाबला बीजेपी के राहुल सिंह लोधी से होगा। अजय टंडन दमोह जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि ये तीसरा मौका है जब अजय टंडन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले वो 2 बार 1998 और 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ही बार उन्हें बीजेपी के जयंत मलैया से हार का सामना करना पड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले चुनाव में जब कांग्रेस के टिकट पर राहुल सिंह लोधी चुनाव जीते थे, तब चुनाव का मैनेजमेंट का जिम्मा अजय टंडन के पास ही था। अब वो खुद मैदान में है और उनकी टक्कर बीजेपी के राहुल सिंह लोधी से होगी। राहुल सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने और विधायकी से इस्तीफा देने के कारण ही दमोह विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। कि कांग्रेस का प्रत्याशी नॉमिनेशन फॉर्म के आखिरी दिन तक भी डिक्लेयर होगा, तो अभी कांग्रेस का प्रत्याशी है केवल पंजा। हम लोग तो परछाई हैं, हम लोग तो शैडो हैं। हम कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव का काउंटडाउन तो शुरू हो गया है। कांग्रेस ने दमोह जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राहुल लोधी तय प्रत्याशी हैं। राहुल लोधी के पाला बदलने के कारण हो रहे उपचुनाव में बीजेपी को भीतरघात का अंदेशा है। दरअसल इस क्षेत्र में पूर्व मंत्री जयंत मलैया का दबदबा है और वो दमोह से 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनका टिकट कटने से जैन समाज में नाराजगी हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने जयंत मलैया को अपना वरिष्ठ नेता बताकर उनके नेतृत्व में ही दमोह विधानसभा उपचुनाव लड़ने की बात कही है। इधर भीतरघातियों की आशंका में बीजेपी ने टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, जबलपुर, सागर और कटनी जिले के अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी दमोह में लगाई है, जो मंडल से लेकर बूथ तक तैनात रहेंगे। जातिगत समीकरण साधने के लिए भी बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। लोधी वोटों के लिए प्रहलाद पटेल तो ब्राह्मण वोटों के लिए गोपाल भार्गव को आगे किया गया। इधर कांग्रेस की नजर बीजेपी की गुटबाजी और दल बदल से नाराज लोगों पर है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी को
अकेले न केवल दमोह में बल्कि पूरे सागर संभाग में और प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने में मलैया जी का बहुत बड़ा योगदान है। वरिष्ठ नेता हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में हम लोग वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव की कमान संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वहाँ एक नहीं कई अनेक गुट हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जीतेगी। हम तो वो वीडियो चलाएंगे जिसमें वहाँ के जो लोधी ने कहा था कि मैं बड़ा कांग्रेसी हूँ, मरते दम तक कांग्रेसी रहूँगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वो सब जनता देखेगी उसको और जनता देखने के बाद में निर्णय लेगी उसका। इधर मध्य प्रदेश में इन दिनों कोयले के क्राइसिस को लेकर जारी चर्चा पर ऊर्जा मंत्री ने विराम लगा दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने IBC 24 पर बड़ा बयान दिया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश में कोयले की क्राइसिस नहीं है, कमी जरूर है। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। बिजली उत्पादन में किसी भी कंपनी को कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं बिजली के सारणी प्लांट बंद होने पर कहा है कि सारणी का प्लांट पहले से ही बंद है, कोयले की कमी से प्लांट बंद नहीं हुआ है। सारणी की जो इकाई बंद होता रहे वो पहले से ही बंद होने की वो है, परंतु कोयले की क्राइसिस नहीं है। थोड़ा सा कोयला कम आया है, पर हमारी बिजली उत्पादन में बिजली कंपनियों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इधर विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नदियों को आपस में जोड़ने वाले केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच हस्ताक्षर के साथ ही कई साल पुराने विवाद का भी अंत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को अटल जी के सपने को साकार करने वाला प्रोजेक्ट बताया। नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिस पर केंद्र सरकार 90% राशि खर्च करेगी, वहीं दोनों राज्य सरकारें 5-5% राशि वहन करेंगी। ये 35,111 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें 62 लाख लोगों को पीने के पानी के साथ 103 मेगावाट बिजली भी पैदा की जाएगी। जल एक अमूल्य निधि है और जल संरक्षण की कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के हित में जो सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए आज समझौता हुआ है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहां के दोनों मुख्यमंत्री, दोनों सरकारें और दोनों राज्यों की जनता, आज मैं उनको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज इन दो नेताओं ने, इन दो सरकारों ने इतना बड़ा काम किया है जो हिंदुस्तान के पानी के उज्जवल भविष्य के लिए इस स्वर्णिम पृष्ठ से लिखा जाएगा। जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के पंजीयन में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीदी में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्ती दिखाई है। जिला प्रशासन ने जांच के बाद सैकड़ों फर्जी किसानों का पंजीयन निरस्त कर दिया है। दरअसल जिले में 43,860 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिला प्रशासन ने जो कि पंजीकृत किसान है, पंजीकृत किसानों का राजस्व विभाग से सत्यापन करवाया, जिसमें 716 किसान ऐसे मिले जो फर्जी अपात्र थे, जिसके बाद जिला प्रशासन विभाग ने इन सभी 716 किसानों के पंजीयन निरस्त कर दिए, जबकि बचे हुए किसानों का सत्यापन का काम किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अधिकारियों से इनका सत्यापन कराया गया। गेहूं के जैसे निर्देश थे उसी हिसाब से, जिसमें से 716 पंजीयन अपात्र पाए गए, जिनको निरस्त किया गया। सर, ये जो निरस्त किए गए इसका मकसद क्या था? जिससे कि माने अपात्र लोग खरीदी न करा सकें, जो पात्र नहीं है उनकी खरीदी हो, किसानों की गड़बड़ी रोकने के लिए। सतना और पन्ना बॉर्डर पर आलमपुर गांव में वन बीट गार्ड को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। बीट गार्ड जेपी जड़िया 20 मार्च को सुबह गश्त पर निकले थे, जहां पेड़ों को काटकर पन्ना के आलमपुर गांव में लकड़ी की सप्लाई की जा रही थी। लकड़ियों को ईंट भट्टों में खपाया जा रहा था। बीट गार्ड ने अपराध दर्ज करने की धमकी देकर लोगों को भगा दिया, लेकिन 20 से 25 लोगों ने
इनके ऊपर हमला कर दिया, हाथ पैर बांधकर घसीटा। करीब 2 घंटे बाद पन्ना से वन अमला आया। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश देकर वनकर्मी को रिहा कराया गया। घटना स्थल सतना जिले का है। ऐसे में बीट गार्ड परसमानिया पठार रिपोर्ट लिखाने पहुंचे, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उचेरा थाने में लिखित शिकायत की गई, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी। उल्टा कुछ महिलाओं ने बीट गार्ड पर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करा दी। परेशान वनकर्मी ने सतना पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रेम से कोई आतंक न होगा साहब, हम कसम खाते हैं बच्चों की। 10-12 हो गई, फिर हमें बांधा पैरों में, घसीटा, फिर बोला कि असली गुनाहगार तो ये है। हमें बोलता है कि अपराध मत करो, अपराध मत करो, असली अपराधी तो ये है। इस तरह से साहब मेरे ऊपर सलूक किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि अनिल देशमुख और सचिन वजे के बीच बातचीत के आरोप गलत हैं, क्योंकि फरवरी में देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान पवार ने अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने का पर्चा भी दिखाया और कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से वो 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में भर्ती थी। वहीं शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने उनके दावों को झूठा बताया और बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने अनिल देशमुख का एक वीडियो रिट्वीट किया, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि शरद पवार का दावा है कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी से अस्पताल में और 16 से 27 फरवरी को होम आइसोलेशन में थे, लेकिन अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने अर्जी में मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। आपको बता दें कि इस पत्र को लेकर महाराष्ट्र समेत पूरे देश में भूचाल आ गया है। विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच अंतराल को 2 महीने किया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और कहा गया है कि इससे ज्यादा वैक्सीन कारगर होगी। आपको बता दें कि यह फैसला सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन पर ही लागू होगा, जबकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहले जैसे ही तय सीमा में अंतराल में ही लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।